मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मदन कुमार आपके सामने 10वीं कक्षा का विज्ञान का पाठ धातुएं और अधातुएं लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए इसको देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, 9वीं कक्षा में हम पढ़ के आए हैं कि पदार्थ को मोटे तौर पर हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं और वो 3 वर्ग हैं तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व किसे कहते हैं? केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने हुए पदार्थ को तत्व कहते हैं। और अब तक हमें लगभग 118 तत्वों का पता है, यानी अब तक हमें लगभग 118 तत्व का पता है। और इन 118 तत्वों को मोटे तौर पर हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं और ये वर्ग हैं धातु और अधातु। धातुओं और अधातुओं के गुण आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, सर्वथा भिन्न होते हैं। अर्थात जो गुण धातुओं में होते हैं अधातुओं में उनके बिल्कुल विपरीत गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ऐसे तत्व हैं जो बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स हैं, बॉर्डर लाइन तत्व हैं, अर्थात जिनमें धातुओं के गुण भी पाए जाते हैं और अधातुओं के गुण भी पाए जाते हैं। तो आइए हम धातुओं और अधातुओं में अंतर देखते हैं। सबसे पहले चमक। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं और इसी चमक के कारण हम सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसी धातुओं के आभूषण बनाते हैं। अगर धातुओं को हम देखें तो वो हमें चमकदार दिखाई देती हैं। इसके अलावा अधातुएं चमकदार नहीं होती, मगर कुछ अधातुएं जैसे हीरा, ग्रेफाइट और आयोडीन ये चमकदार होती हैं, मगर इनकी चमक धात्विक चमक से अलग होती है। यानी धातुओं में जिस कारण से चमक होती है, अधातुओं में जो चमक होती है वो किसी दूसरे कारण से होती है। तो पहला गुण हमने देखा, धातुओं में चमक होती है, अधातुओं में चमक नहीं होती, मगर हीरा, ग्रेफाइट और आयोडीन इनमें चमक होती है। दूसरा है आघातवर्ध्यता। धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें हथौड़े से पीट पीट कर पतली पतली चादरें बनाई जाती हैं, उसे हम आघातवर्ध्यता कहते हैं। आपने लोहार को, लोहे के टुकड़े को पीट पीट कर अनेक प्रकार के औजार बनाते हुए देखा होगा। वह वास्तव में लोहे के आघातवर्ध्यता इस गुण का प्रयोग करके ही कई प्रकार के औजार बनाता है। तो आघातवर्ध्यता क्या हुआ? धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें हथौड़े से पीट पीट कर पतली पतली चादरें बनाई जाती है, उसे हम आघातवर्ध्यता कहते हैं। सोना, चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध्य तत्व है और आपने इनकी पतली पतली परत, जिनको हम वर्क बोलते हैं, मिठाइयों को सजाने के लिए प्रयोग करते हुए हलवाई को देखा होगा। बर्फी वगैरह आप खाते हैं तो कई बार आपने उसके ऊपर सफेद या पीले रंग की परत देखी होगी, वो वास्तव में चांदी या सोने का वर्क होता है। तो धातुएं आघातवर्ध्य होती है, इसके अलावा अधातुएं आघातवर्ध्य नहीं होती। अधातु जैसे कोयला जो कार्बन का एक अपरूप है, यदि आप उसको हथौड़े से पीटोगे तो आप देखोगे उसका चूरा बन जाता है, उसका पाउडर बन जाता है, अर्थात वह आघातवर्ध्य नहीं होता बल्कि भंगुर होता है। तो धातुएं आघातवर्ध्य होती है, अधातुएं भंगुर होती है। अगला गुण है तन्यता। धातुएं प्राय तन्य होती है। तन्यता का अर्थ है वह गुण जिसके द्वारा उन्हें खींचकर पतली पतली तारें बनाई जाती है, इसे हम तन्यता कहते हैं। धातुएं तन्य होती है और सबसे अधिक तन्य धातु है सोना। 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि सोना कितनी अधिक तन्य धातु है। इसके अलावा अधातुएं भंगुर होती हैं, अर्थात जब उनको खींचा जाता है तो वो टूट जाती हैं। अगला गुण है कठोरता। धातुएं प्राय कठोर होती हैं। सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा आदि आपने देखे हैं तो ये कठोर होती हैं। धातुएं
प्राय कठोर होती है, मगर इसका अपवाद है सोडियम और पोटासियम, दो ऐसी धातुएं हैं जो नरम और मुलायम होती हैं और इतनी नरम होती हैं, इतनी सॉफ्ट होती हैं कि इन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं। इसके अलावा यह धातुएं कठोर नहीं होती बल्कि वो नरम और मुलायम होती है। हीरा इसका अपवाद है जो अधातु होते हुए भी संसार का सबसे कठोर पदार्थ है। अगला गुण है गलनांक और क्वथनांक। धातुओं का गलनांक और क्वथनांक प्राय अधिक होता है। गलनांक का अर्थ है वह निश्चित तापमान जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठोस से द्रव बन जाता है, उस तापमान को हम गलनांक कहते हैं। तो धातुओं का गलनांक भी अधिक होता है और क्वथनांक का मतलब है तरल से गैस बनना। तो धातुओं का क्वथनांक और गलनांक दोनों अधिक होता है। इसके भी दो अपवाद हैं, गैलियम और सीजियम। ऐसी धातुएं हैं जो कमरे के तापमान पर तो प्राय ठोस अवस्था में पाई जाती है। यदि आप गैलियम को अपनी हथेली पर रखोगे तो शरीर की ऊष्मा को प्राप्त करके वह मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार सीजियम भी हथेली पर रखते ही शरीर की ऊष्मा को या हाथ की ऊष्मा को अवशोषित करके वह तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। धातुएं इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है और इसी कारण ये कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में भी पाई जाती है और गैसीय अवस्था में भी पाई जाती है। उसके बाद है घनत्व। घनत्व का मतलब है भारीपन और घनत्व बराबर होता है सैंती बटे आयतन। सैंती बटे आयतन। सैंती पदार्थ वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को सैंती कहते हैं और आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उसका आयतन कहते हैं। तो धातुओं का घनत्व अधिक होता है। इसके अपवाद है सोडियम और पोटासियम, जिनका घनत्व पानी से भी कम होता है और घनत्व कम होने के कारण ये दोनों धातुएं पानी पर तैरती हैं। इसके अलावा अधातुओं का घनत्व प्राय कम होता है। अगला गुण है वैद्युत व ऊष्मा की चालकता। धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं और धातुओं के इसी गुण का प्रयोग हम बिजली की तारें बनाने के लिए करते हैं। सबसे अधिक सुचालक है सोना और चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। घरों में जो तार बनाए जाते हैं वो आपने देखा होगा, घरों में जो तार प्रयोग किए जाते हैं बिजली के वो तांबे की तारें होती है और बाहर गलियों में खंभों के ऊपर जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें एल्युमिनियम के तार प्रयोग किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि ये ऊष्मा की भी सुचालक है और विद्युत की भी सुचालक है। अगला गुण है वैद्युत चालकता। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है और धातुओं के इसी गुण के कारण इनसे बिजली की तारें बनाई जाती हैं। सबसे अधिक सुचालक चांदी, तांबा और एल्युमिनियम है। आपने देखा होगा जो घरों में बिजली की तार प्रयोग की जाती है उसमें तांबे का प्रयोग किया जाता है और जो गलियों में खंभों के ऊपर ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें एल्युमिनियम की तार प्रयोग की जाती है। इसके अलावा धातुएं विद्युत की कुचालक होती है। ग्रेफाइट इसका अपवाद है। ग्रेफाइट जो कार्बन का एक अपरूप है वो विद्युत का सुचालक होता है और इसीलिए इस ग्रेफाइट का प्रयोग इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किया जाता है। आपने घरों में प्रयोग की जाने वाली बैटरियों के ऊपर छोटी छोटी खुट्टी देखी है, वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है, या शुष्क सेल के बीचों बीच एक लंबी छड़ देखी है, वह भी ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। तो ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी सभी धातुएं विद्युत की कुचालक होती है। उसके बाद है
ऊष्मा की चालकता। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है और इसी गुण के कारण इनसे खाना पकाने के बर्तन बनाए जाते हैं। यह धातुएं विद्युत की भी कुचालक होती है और ऊष्मा की भी कुचालक होती है। अगला गुण है भौतिक अवस्था। धातुएं कमरे के तापमान पर प्राय ठोस अवस्था में पाई जाती है। पारा या मरकरी इसका अपवाद है, जो धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। यह धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ठोस धातुओं के उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर और फास्फोरस। द्रव अकेली धातु है ब्रोमीन, जो कमरे के तापमान पर द्रव या तरल अवस्था में पाई जाती है। उसके बाद गैसें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन जैसी धातुएं कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में मिलती हैं। अगला गुण है ध्वनि पैदा करना। ध्वनि पैदा करना। जब धातुओं को हथौड़े से पीटा जाता है तो धातुएं टन टन की ध्वनि पैदा करती हैं। इसके अलावा धातुओं में यह गुण नहीं पाया जाता, यानी धातुओं को जब हथौड़े से पीटा जाता है तो वो ध्वनि पैदा नहीं करती। ये थे धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों में अंतर। अब हम देखेंगे धातु और अधातु के धातुओं के रासायनिक गुण। नंबर 1, धातुएं वैद्युत धनात्मक तत्व होती हैं। धातुओं के यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं तो उनके बाहरी कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन इलेक्ट्रॉनों को वो छोड़कर धन आयन बनाते हैं। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 2, 8 और 1, यानी इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर वह सोडियम का धन आयन बनाता है। तो सोडियम अपने बाह्य तंकोश में उपस्थित 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है और बनाता है सोडियम का धन आयन। इसी प्रकार यदि हम मैग्नीशियम को देखते हैं तो उसका परमाणु क्रमांक 12 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 2 होता है, अर्थात उसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। मैग्नीशियम भी अपने इन 2 इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर मैग्नीशियम का डाई पॉजिटिव आयन बनाता है। तो ये मैग्नीशियम है, इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ दिया और बनाता है मैग्नीशियम का डाई पॉजिटिव आयन। तो किसी धनात्मक आयन पर उपस्थित आवेश उसके द्वारा छोड़े गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। यदि वह 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो उसके ऊपर 1 धनावेश होता है, यदि वह 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो उसके ऊपर 2 धनावेश होता है और यदि वह 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो उसके ऊपर 3 धन आवेश होता है। धातुओं के रासायनिक गुण इसी बात पर निर्भर करते हैं कि वे कितनी आसानी से अपने सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को छोड़ते हैं। जो धातु जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देती है वह उतनी ही अधिक अभिक्रियाशील होती है और जो जल्दी से नहीं छोड़ पाती वह उतनी ही कम अभिक्रियाशील होती है। उसके बाद है धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अपने ऑक्साइड बनाते हैं और वो ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। देखते हैं धातुएं किस प्रकार ऑक्सीजन के साथ या वायु के साथ अभिक्रिया करते हैं। जैसे सोडियम, ये
ऑक्सीजन या वायु के साथ अभिक्रिया करती है तो सोडियम ऑक्साइड बना देती है। ये सोडियम ऑक्साइड है। अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। यहां सोडियम के 2 परमाणु हैं, इसको संतुलित करके देखते हैं। जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए हैं। यहां ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, इसको हम 2 से गुणा कर देंगे और सोडियम के 4 हो गए, इसको हम 4 से गुणा करते हैं। तो इस प्रकार धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अपने ऑक्साइड बनाती हैं और वो ऑक्साइड अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। अर्थात जब ये ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अक्षार या अक्षारक बनाते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड Na2O ये पानी के साथ मिलेगी और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देती है। सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ समान रूप से अभिक्रिया नहीं करती। सोडियम और पोटासियम अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है और वो ऑक्सीजन या वायु के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है, उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है और वो जलने लग जाती है। इसलिए उनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। उसके बाद है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जब गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन में या वायु में वह जलने लग जाती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक भूरे रंग का पाउडर बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो सोडियम और पोटासियम कमरे के तापमान पर बड़ी तेजी से अभिक्रिया करती है, जबकि मैग्नीशियम को पहले गर्म करना पड़ता है और फिर वो तेज रोशनी के साथ जलती है। उसके बाद देखते हैं तांबे की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। जब तांबे को लंबे समय तक वायु में अत्यधिक गर्म किया जाता है तो तांबे का एक काले रंग का ऑक्साइड बनता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड, जिसका रंग काला होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने की दर अलग अलग होती है। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं सोडियम और पोटासियम बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है। मैग्नीशियम को गर्म करना पड़ता है तब अभिक्रिया करके अपना ऑक्साइड बनाती है और तांबे को जब लंबे समय तक स्ट्रांगली हीट किया जाता है तब वह काले रंग का क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है। तो ये बन गया कॉपर 2 ऑक्साइड। इसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाती है। ये है एल्युमिनियम, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी और Al2O3 ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनता है। जब एल्युमिनियम के बर्तन लंबे समय तक वायु में पड़े रहते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी चमक समाप्त हो जाती है और उनके ऊपर एक काले रंग की परत एल्युमिनियम ऑक्साइड के कारण बनती है और वह एल्युमिनियम ऑक्साइड नीचे की परत को संक्षारण से बचाती है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की और मोटी परत बनाने के लिए हम इसका एनोडीकरण करते हैं। एनोडीकरण वह अभिक्रिया है जिसके द्वारा एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाकर उसे संक्षारण से बचाया जाता है। तो ये थी धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब हम देखते हैं धातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया। धातुएं पानी के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं।
पानी के साथ जब अभिक्रिया करेंगी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसी अधिक अभिक्रियाशील धातुएं पानी के साथ मिलकर अपने हाइड्रोक्साइड बनाती है। ये पानी के साथ मिलकर अपने संगत हाइड्रोक्साइड बनाएंगी और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जैसे सोडियम पानी के साथ अभिक्रिया करेगी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। यह अभिक्रिया इतनी तेज होती है और इससे अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। उस ऊष्मा को प्राप्त करके हाइड्रोजन जलने लग जाती है। इसलिए जब हम सोडियम को या पोटासियम को पानी में डालते हैं तो वह तेजी से जलना प्रारंभ कर देती है। इसीलिए उसको सुरक्षित रखने के लिए हम सोडियम और पोटासियम को मिट्टी के तेल या केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखते हैं। इसी प्रकार कैल्शियम की अभिक्रिया देखते हैं। कैल्शियम पानी के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है और ऊष्मा पैदा होती है। मगर यह उत्पन्न ऊष्मा उतनी पर्याप्त नहीं होती जिससे कि हाइड्रोजन जलने लग जाए। इसलिए कैल्शियम की पानी के साथ अभिक्रिया धीरे धीरे होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। यहाँ एक बात और बता दूं मैं कि कैल्शियम का घनत्व पानी से अधिक होता है। अर्थात जब कैल्शियम को पानी में डाला जाता है तो कैल्शियम पानी में डूब जाती है और कैल्शियम जब पानी से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस पैदा होती है। उस हाइड्रोजन के बुलबुले कैल्शियम के साथ चिपक जाते हैं जिसके कारण कैल्शियम पानी की सतह के ऊपर तैरने लग जाती है। उसके बाद मैग्नीशियम की अभिक्रिया देखते हैं। मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करती है। गर्म पानी के साथ मैग्नीशियम अभिक्रिया करेगी और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और यह भी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, इसलिए इससे भी ऊष्मा उत्पन्न होती है। और कैल्शियम की तरह मैग्नीशियम भी पानी से भारी होती है, मैग्नीशियम का घनत्व भी पानी से अधिक होता है, मगर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम के साथ भी चिपक जाते हैं और वह भी पानी की सतह पर तैरने लगती है। अब हम देखते हैं दूसरी धातुएं जो इन धातुओं से सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम से कम अभिक्रियाशील है। हम देखते हैं कि वो किस प्रकार पानी के साथ अभिक्रिया करेंगी। हमने अभी देखा कि सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम पानी के साथ अभिक्रिया करके अपने हाइड्रोक्साइड बनाती है, मगर जिंक, लोहा, एल्युमिनियम ये पानी के साथ नहीं बल्कि भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं और ये अपने ऑक्साइड बनाती है तथा इससे भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ हमने ये देखा कि अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और जिंक, आयरन, एल्युमिनियम जैसी मध्यम अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती, गर्म पानी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती, बल्कि वो भाप के साथ अभिक्रिया करती है और अपना संगत ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। देखते हैं एल्युमिनियम किस प्रकार अभिक्रिया करती है। जब एल्युमिनियम के ऊपर से, गर्म एल्युमिनियम के ऊपर से
भाप गुजारी जाती है, ये भाप है गुजारी जाती है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यहां पर एक बात और बता दूं मैं, इन अभिक्रियाओं को मैंने संतुलित नहीं किया है। आप पिछली कक्षा में समीकरण को संतुलित करना पढ़ के आए हैं, तो ये आप अपने आप इनको संतुलित करने की कोशिश करना, और यदि कोई दिक्कत आती है तो आप अपने अध्यापक से पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। देखते हैं लोहा किस प्रकार पानी के साथ अभिक्रिया करता है। लोहा भी जब लाल तख्त लोहे के ऊपर से भाप गुजारी जाती है तो लोहे के ऑक्साइड बनते हैं, और लोहे के दो प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं। एक तो बनता है FeO यानी फेरस ऑक्साइड, और एक बनता है Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड, और प्लस इससे हाइड्रोजन गैस निकलती है। आप इसको ये भी लिख सकते हैं आयरन, क्योंकि फेरस ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता 2 है, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता 3 है, इसलिए हम लिख सकते हैं आयरन 2,3 ऑक्साइड, आयरन 2,3 ऑक्साइड। इसके अलावा कई किताबों में आपको इसकी जगह कुछ और लिखा हुआ भी मिल सकता है। देखते हैं वो क्या होता है। यदि हम लोहे के इन दोनों ऑक्साइडों को मिलाते हैं, जैसे ये फेरस ऑक्साइड या आयरन 2 ऑक्साइड है और ये फेरिक ऑक्साइड यानी कि आयरन 3 ऑक्साइड है, हम इन दोनों को मिलाते हैं। यहां लोहे का एक परमाणु है, यहां लोहे के 2 परमाणु है, तो लोहे के तो हो गए 3 परमाणु, यहां ऑक्सीजन का 1 है, ये ऑक्सीजन के 3 है, ये ऑक्सीजन के हो गए 4 परमाणु। तो यहां इसके स्थान पर आप Fe3O4 भी लिख सकते हैं, और वो भी होगा आयरन 2,3 ऑक्साइड। तो ये थी धातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने धातुओं के भौतिक गुणों में अंतर देखा है और धातुओं के रासायनिक गुण देखे हैं, यानी धातुएं ऑक्सीजन से किस प्रकार अभिक्रिया करती हैं, धातुएं पानी से किस प्रकार अभिक्रिया करती हैं। मैं चाहूंगा कि आप इन रासायनिक समीकरणों को लिख के देखें। इसके अलावा आप तत्वों के संकेत, उनकी संयोजकता और रासायनिक यौगिक कैसे बनते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, वो अपने अध्यापक से समझेंगे। यदि आपको रासायनिक यौगिक बनाने आते हैं, लिखने आते हैं, फिर आप इन अभिक्रियाओं को भली प्रकार से सीख पाएंगे। कुछ रासायनिक गुण और रहते हैं, वो हम अपने अगले लेसन में देखेंगे। धन्यवाद।